हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्ब्रिज पीयू कॉलेज ऑफ साइंस। जैसे कि आपको मालूम है, नीट का पेपर हो चुका है और फिज़िक्स का पेपर प्रॉबली द टफेस्ट इन द पास्ट 15-20 ईयर, सबसे टफ क्वेश्चन पेपर आया है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट 10 to 15 क्वेश्चन भी कर ले तो उसकी मेडिकल की सीट पक्की है। और जो लोग नहीं कर सके, नेक्स्ट टाइम होपफुली पेपर कंपैरेटिवली ईजी आएगा। सारे के सारे टीचर्स परेशान हैं, तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गए होंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज इतना वाला जो है सो है ना, ये वाला हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, इतना वाला ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसा मालूम हो गया? यहाँ पे देखो 5/3 अगर हम करेंगे तो यही सेम 2/5/1/1.5 आता है। इसका मतलब 5/3 इक्वल्स टू 5/3 आ गया। इसका मतलब ये सेंटर का जो है ना, उसको हम निकाल देते हैं। तो ये अब व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। व्हीटस्टोन के अंदर देखो, ये और ये क्या हो गया, ये और ये इन दोनों के एंड्स पे हमारे को ये करना है। तो मतलब ये 5 इधर आ गया और नीचे वाला ये 3 इधर आ गया, और ये 2.5 और 1.5, यहाँ से ये 2.5 हो गया और ये 1.5 हो गया, ठीक। और ये 5 और ये 3 और ये 1.5 और ये 2.5 और ये 1.5, ठीक। तो अब व्हीटस्टोन देखो, अगर हम इन दोनों एंड्स के इस पे हम मेजर कर रहे हैं, ये दोनों एंड्स पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये दोनों हो गए सीरीज में और ये दोनों हो गए सीरीज में, ठीक। तो 3 और 5 सीरीज में कितना हो गया? 8, और 1.5 और 2.5 कितना हो गया? 4, ठीक। अब ये जो रेस्ट ऑफ द सीरीज है, ये जो रेस्ट ऑफ द सीरीज है, ये वाला, इसको हमारे को अलग से कैलकुलेट करना है, ये वाला, ठीक है। तो हम पहले इस पे ये कर लेंगे, व्हीटस्टोन का कितना आता देख लेंगे पूरा का पूरा। तो देखो व्हीटस्टोन का आ रहा है इसमें 8 और 4। अब 8 और 4 कैसा है? ये पैरेलल में हो गया। 8 और 4 पैरेलल में मतलब 8 × 4 डिवाइडेड बाई 8 + 4, तो कितना हो गया? 8 4 32 डिवाइडेड बाई 8 + 4 12, तो ये कितना आ गया? 16/6 और 8/3 आ रहा। टोटल व्हीटस्टोन का 8/3 आ रहा। तो टोटल व्हीटस्टोन हटा के हम एक रेजिस्टर भी लगा सकते हैं। और देखो ये 1.5 और 5.5 सीरीज में, और ये 1/3 भी सीरीज में जाया था। इसके ये टोटल व्हीटस्टोन के सीरीज में। तो अब कैसे दिखता मालूम है? टोटल व्हीटस्टोन की जगह पर मैं एक लगाऊं, ये 8/3, और एक रेजिस्टेंस लगाऊं, ये 1/3, और ये एक सीरीज में लगाऊं, और ये एक सीरीज में। तो ये दोनों भी सीरीज में कितना हो गया? 1.5 और 5.5। तो 1.5 एंड 5.5, और ये पूरा कंपैरेटिवली किसको लगा है? कंप्लीटली ये लगा हुआ है बैटरी को। तो 8/3 + 1/3 कितना होता? 9/3, प्लस 1.5 + 5.5 कितना होता? 6, और ये 7 हो गया। 9/3 कितना होता? 9/3 होता हमारा 3। तो 3 + 7 टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का 10, ठीक। तो R = 10 आ गया, और हमारे पास V ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट। V = 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? I फाइंड आउट करना है। I = V/R से कर ले सकते हैं। V कितना है? 5, R दिया हुआ है 10, इसका मतलब 1/2 मतलब 0.5, 1/2 आ गया 0.5। जो भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, ये वाला तो क्वेश्चन वो स्टूडेंट ने करेक्ट कर लिया। चलो नेक्स्ट देखेंगे। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय Ez, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Ez में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड Ez में दिया हुआ है, ठीक। इज इक्वल्स टू 60 cos, तो अब ये हो जाता हमारा E0 हो गया 60, और देन एक्सप्रेस फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन। इजी है, देखो हमेशा याद रखना, जो वेव का प्रोपगेशन है ना, अगर एक्स डायरेक्शन में है वेव का प्रोपगेशन, तो ये जो वाई में है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड आता, और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड आता, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर आता है। अब ये वेव एक्स में प्रोपगेट हो रहा बोल के कैसा मालूम हो गया? एक्सप्रेशन में यहाँ पे ऐसे लिखा,
वेव एक्स में प्रोपोगेट हो रहा, तो वेव इन एक्स डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी उन्हें दे दिया जेड में है बोल के, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन बच गया, वो कौन सा, वाई डायरेक्शन। तो इसमें वाई का ऑप्शन देख लेना, वाई का ऑप्शन ये एक है, ये एक है, मतलब ये दोनों रॉन्ग है। इसमें भी देखो, जब ई नॉट की वैल्यू 60 है, ई नॉट की वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो हमारे को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई सी, ई नॉट बाई सी। तो ये बी नॉट की वैल्यू ई नॉट से कम ही आना है, जब इसको हम डिवाइड कर दिए तो बी नॉट की वैल्यू 60 बाई सी, जो भी इसकी वेव का स्पीड रहेगा उसी के हिसाब से, अगर हम इनको 3 इंटू 10 पावर ये कर दिए, 8 से डिवाइड कर दिए, तो वो आ जाता समवेयर हियर। तो बी वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पावर -7 आता है इसका। नेक्स्ट वन देखेंगे। ये देखो, द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, हाँ, ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एयर। ओपन ऑर्गन पाइप का, ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता F इज इक्वल्स टू V/2L, ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर क्या हो गया, द पाइप इज नाउ डिप्ड वर्टिकली इन वाटर ड्रम टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम। जब देखो, जब ये ओपन एट बोथ एंड्स को हम यहां तक वाटर में ये कर देंगे, तो अभी ना बन गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता F इज इक्वल्स टू V/4, ठीक। और यहाँ पे ये ऐसा बनता, तो ये जो L है ना, ये यहाँ से L इज इक्वल्स टू λ/4 होता। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, तो लेंथ की जगह पे ये आधा लेंथ हो गया। टोटल लेंथ अगर L है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L/2 होती, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में हम आपको L की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, L/2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 4/2 इंटू L/2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F इज इक्वल्स टू V/12, जो ओरिजिनल के जैसी है, ओपन ऑर्गन पाइप का जैसा था ना वैसा ही है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हुआ, F का F ही रहा। नेक्स्ट वन देखेंगे। ये भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ गया। क्या है, इलेक्ट्रॉन मास इतना 9 इंटू 10 पावर -31 kg, चार्ज 1.6, मूविंग विद स्पीड c/100, इसको स्पीड दे दिया c/100, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड 9 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला, तो B इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, विश टू अप्लाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को लगाना है together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path, speed of light 3 into 10 power 8। तो देखो, हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वो बराबर करना है मैग्नेटिक फोर्स के, ताकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी ना जाए, वो रेस्ट पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे को मालूम है कितना है, Q ही रहता, इलेक्ट्रिक फोर्स Q ही रहता, और मैग्नेटिक फोर्स QVB, ठीक। तो अब Q से Q चला गया, हमारे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पे हम डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी दिया हुआ है c/100, तो E इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 100, c/100 दिया हुआ है, इंटू 9 इंटू 10 पावर -4 से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, ठीक। तो देखो एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक ही डायरेक्शन में रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही रहा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही रहा, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में रहे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाना बोले तो इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहना, फोर्स लगाना बोले तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ये हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ये हो सकता, और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाता। 3 9 27, तो 10 का पावर देखें -4 और ये 2, 8 -4 क्या हो गया 10 पावर 4। E इज इक्वल्स टू 3 9 27 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -4
8 माइनस 4 कितना होता, 4, नीचे से ऊपर गया तो 2, तो ये पूरे कट के 10 पावर 2 हो गया। तो इसमें 10 पावर 2 कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सी इज। नेक्स्ट वन देखेंगे, ये वाला मैग्निफिकेशन का। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आया, जिनको मालूम है वो लोग कर ले सकते थे। क्या करना था कि अगर हम इन सर्टेन कैमरा a combination of 4 similar convex lens are arranged axially in contact, then power of the combination। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे को मालूम है, P ऑफ कॉम्बिनेशन होता P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो अगर सारे P हैं तो P प्लस P सारे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका मतलब 4P आएगा इसका क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस 4P। तो 4P का ऑप्शन कौन सा होगा, ये दो तो रॉन्ग हो गए। अब नेक्स्ट बोल रहा है द टोटल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या है मालूम है, इसको पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4। तो P इंटू P इंटू P इंटू P, इसका मतलब P का पावर 4। तो मैग्निफिकेशन सॉरी M1 इंटू M2 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4, सारे मैग्निफिकेशन सेम आ रहे हैं तो M का पावर 4 आता है। ठीक, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4, तो M का पावर 4 आता है इसका मैग्निफिकेशन, इसका नेट या कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट देखो इसका 2 एम्पेयर current is flowing through 2 different small circular copper coils having radii ratio 1:2। इसका मतलब R1 by R2 दिया हुआ है कितना हमारा 1/2, the ratio of the respective magnetic moments। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट होता, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, M1 इज इक्वल्स टू करंट अगर सेम जा रहा I इंटू पाई R1 का स्क्वायर, और M2 इज इक्वल्स टू I इंटू पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, I से I गया, पाई से पाई चला गया, तो M1 बाई M2 हो जाता R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाता, R1 बाई R2 दिया हुआ है 1/2, तो M1 बाई M2 हो जाता 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1/4 इसका आंसर, 1:4, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ए कांस्टेंट वोल्टेज of 50 volt is maintained between the points A and B of the circuit shown in the figure। The current through the branch CD, ये CD ब्रांच में हमारे को करंट फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है, नेट करंट। ठीक, तो देखो ये दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये कैसे है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला है 3 × 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये ब्रांच का हो गया 3/4, ये ब्रांच का आता 3/4। और इधर देखो 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4, इसका मतलब 2 4 6 आ रहा है, इसका मतलब 4/3। तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस आ रहा 4/3। इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता, 3/4 + 4/3, तो 3/4 + 4/3, तो इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 12, 3 3 9 + 4 4 16, तो इसका रेजिस्टेंस आ रहा 25/12। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है ये ब्रांच में। तो करंट यहाँ से कितना एंटर हो रहा है, इधर किधर जा रहा है, कितना जा रहा है वो भी देखना पड़ता है हमारे को दोनों ब्रांचेस में, इधर करंट कितना जा रहा है और इधर करंट कितना जा रहा है। पहले टोटल करंट तो मालूम कर लेंगे, जैसे यहाँ से जो करंट आता है वो दोनों में डिवाइड होता है, तो ये करंट हमारे को मालूम करना है, यहाँ का करंट मालूम करना है। तो I इज इक्वल टू V/R से हम ये करंट मालूम कर सकते हैं। V कितना है हमारा, V 50 वोल्ट है, तो 50 डिवाइडेड बाई R अब भी निकाले 25/12, 25/12 तो मतलब 12 ऊपर हो गया, 25 1 टाइम्स, 25 2 टाइम्स, I इज इक्वल टू 24 एम्पेयर्स। मतलब इधर से 24 एम्पेयर रहेगा और इधर से भी 24 एम्पेयर रहेगा। अब 24 एम्पेयर्स क्या होगा, ये दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होगा। यहाँ पे 3 ओम्स है, यहाँ पे देखो 3 ओम्स है और यहाँ पे 1 ओम। इसका मतलब ये 24 डिवाइड होगा इन दोनों में। अगर इसके हम 4 पार्ट्स करें ना 24 के, हर पार्ट में 6 6 6 आता, तो इधर जाता 6 एम्पेयर
और बाकी का जाता इधर। बाकी का कितना बच गया, 24 में से इधर 6 का चला गया तो कितना बचा, 18 बचा। ठीक, तो 18 एम्पेयर इधर जा रहा। क्यों एम्पेयर इधर जा रहा, क्योंकि कम वाले रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट जाता। तो अभी इधर हो गया 18 एम्पेयर और इधर हो गया 6 एम्पेयर। फिर इधर देखो ये 24 भी 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हर पार्ट में 4 4 4 4 रहेगा। इसका मतलब 2 पार्ट इधर जाएंगे, मतलब 8 एम्पेयर इधर जाएगा और 4 पार्ट इधर जाएगा। 4 पार्ट मतलब 16 एम्पेयर। तो 18 एम्पेयर माइनस 16 एम्पेयर 2 और 6 एम्पेयर माइनस 8 एम्पेयर 2। तो इनका जो करंट रहेगा ये 2 एम्पेयर होगा। 2 एम्पेयर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट वन। Two gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable pistons of radius RA and RB. दो pistons हैं जिनका radius ये है RA and RB respectively. On supplying an equal amount of heat to both systems reversibly under constant pressure, the pistons of gas A and B are displaced by 16 centimeter and 19 centimeter. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, एक का L1 16 सेंटीमीटर है कहते हैं और L2 डिस्प्लेसमेंट 9 सेंटीमीटर है। तो इफ द चेंज इन देयर इंटरनल एनर्जी सेम, मतलब इन दोनों का डेल्टा यू जो है ना वो सेम है। फिर इफ द चेंज इन इंटरनल सेम देन द रेशियो ऑफ आर ए बाई आर बी हमारे को रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखो दो गैसेस हैं, सेम प्रेशर सेम है बोल रहा है, इसका मतलब प्रेशर भी सेम, P इज इक्वल टू सेम दोनों केसेस में। फिर क्या बोल रहा, आर एन रेस्पेक्टिवली ऑन सप्लाइंग द इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हीट भी सेम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मालूम है क्या है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस वर्क डन, वन का समझ लो, और सेकंड का समझ लो डी क्यू टू इज इक्वल्स टू डी यू टू प्लस वर्क डन। ठीक, अब इन दोनों को इक्वेट करें तो दोनों का जो है सारा वर्क डन ही हमारे को ये करना पड़ता। इसका हीट भी सेम है और इंटरनल एनर्जी भी सेम है। तो वर्क डन बाई 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई 2। वर्क डन मालूम है हमारे को पी डेल्टा वी रहता, पी डेल्टा वी। ठीक, तो प्रेशर भी सेम, P डेल्टा V इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। प्रेशर भी सेम है तो P से P चला गया। वॉल्यूम क्या रहता, एरिया इनटू लेंथ, और ये वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। थोड़ा बोर्ड लैग कर रहा है ये, इसको क्या करेंगे अभी रीस्टार्ट करेंगे, हो जाता। एरिया क्या रहता, पाई R1 का स्क्वायर इंटू L1 इज इक्वल्स टू एरिया टू क्या है, पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2। यहाँ पे पाई से पाई चला गया। हमारे को क्या चाहिए, रेशियो R1 बाई R2 का रेशियो चाहिए। तो R1 बाई R2 इधर ले लो, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L2 बाई L1। L2 मालूम है हमारे को कितना दिया हुआ है 9 और L1 दिया हुआ है 16। तो R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L2 कितना है 9 है बाई 16, ये उधर गया तो रूट हो जाता, रूट बोले तो 3/4 आराम से, 3/4 ऑप्शन 3/4। ठीक है, एक सेकंड में इसको हम रीस्टार्ट कर लेंगे, जल्दी से रीस्टार्ट हो जाता है। इसको रीस्टार्ट कर लेंगे। रीस्टार्ट कहाँ से होता है, ये रीस्टार्ट कहाँ से होता, रीस्टार्ट, इसको रीस्टार्ट कर लेंगे, 1 मिनट में रीस्टार्ट हो जाता है। तो देखिए बहुत डिफिकल्ट पेपर था, क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम मैं भी देखा तो एकदम हैरान और परेशान हो गया। देखते ही सडन दुख के साथ हंसी निकल गई मेरी भी। तो आई होप कि आप लोग जब लिखेंगे ना क्वेश्चंस, आप लोग जब नीट अपीयर करेंगे तो इजी पेपर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम, 7 8 कर रहे थे। चलिए, तो और इसमें जो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं ना, तो वो अब तक ना जेई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, वैसे क्वेश्चंस पूछे हुए। जेई एडवांस अब फिल वक्त जो हमारा टफेस्ट फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर बनता ना, वो जेई एडवांस से ही बनता, तो उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। चलिए यहीं पे थे हम, यस। तो इसका आंसर क्या आ गया 3/4। नेक्स्ट चलेंगे हम, अगला वाला है, हाँ तो क्या है देखो, ये कंटेनर हैज
टू चेंबर्स ऑफ वॉल्यूम्स V1 इज इक्वल्स टू 2, इसमें दिया हुआ है V1 इज इक्वल्स टू 2 और V2 इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। और बाई अ पार्टीशन मेड ऑफ थर्मल इंसुलेटर द चेंबर्स कंटेन N1 इज इक्वल्स टू 5, N1 इज इक्वल्स टू 5, N2 इज इक्वल्स टू 4 मोल्स है। ऑफ आइडियल गैस एट प्रेशर P1 1 atm है और P2 जो है सोना 2 atm है, P2 इज इक्वल्स टू 2 atm है। तो हमारे पास PV इज इक्वल्स टू nRT है, तो P1 V1 इज इक्वल्स टू N1 R इंटू T और P2 V2 इज इक्वल्स टू N2 R इंटू T। अगर मिक्सचर का कर दिए तो P मिक्स इंटू V मिक्स इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 इंटू RT हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये इससे भी कर सकते हैं हम, ये भी इक्वेट कर लिए तो आ जाता है। इसका मतलब P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू P मिक्स इंटू V मिक्स। हमारे को चाहिए मिक्सचर ऑफ क्या है, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर चाहिए, हमारा प्रेशर ऑफ द मिक्सचर चाहिए। तो P मिक्स का फॉर्मूला यहाँ से बन जाता P मिक्स इज इक्वल्स टू P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई V मिक्स, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो देखो प्रेशर 1 कितना है 1 atm, 1 इंटू वॉल्यूम 1 कितना है, वॉल्यूम 1 2 है, प्लस प्रेशर 2 कितना है, प्रेशर 2 2 है और वॉल्यूम 2 3 है। तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कितना है 2 प्लस 3, ये 5 समझो। ठीक, तो आंसर आ जाता है इसका P मिक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 मतलब इसका 8/5 हो गया। 8/5 आएगा आंसर, 8/5 तो नहीं है, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1.8 आ रहा क्या, 5 1.3 और 0.0, यस 5 6 1.6 आ रहा, 1.68 यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है कौन सा है ये, हाँ यस, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. तो हुआ क्या मालूम है, एक बॉल को हम नीचे ड्रॉप करें, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे वो हिट करा और यहाँ से फिर से बाउंस करके यहाँ तक ऊपर गया। ये वाला हाइट है हमारा 40, इसका मतलब H1 इज इक्वल्स टू 40 है और दूसरा हाइट H2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर है। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड इज। तो इम्पल्स हमारे को फाइंड आउट करना है। इम्पल्स का फॉर्मूला रहता डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम रहता। तो आई इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो आई इज इक्वल्स टू एम इंटू कॉमन ले लिए तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आता है, एम दोनों में है। तो देखो फाइनल इसकी वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप हो रहा ना तो इसकी वेलोसिटी होती थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से √2gh। ठीक, फाइनल वाला हमारा h2 ले लेंगे और इनिशियल वाला h1 ले लेंगे। तो अभी इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया m इंटू √2gh2 माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि एक नीचे से ऊपर रहता नेगेटिव या एक ये पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव समझे तो एक को नेगेटिव कंसिडर करना, माइनस ऑफ माइनस √2gh1। तो ये हो जाता I इज इक्वल्स टू मास इंटू √2gh1। तो अगर 9.8 की जगह पे 10 ले लिया तो हमारा आसान हो जाता सॉल्व करना, √2 इंटू 10 इंटू 10 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 2 इंटू 10 इंटू 40। ठीक, तो कितना हो गया ये, I इज इक्वल्स टू मास कितना है 0.5 kg, 0.5 मतलब 1/2, 2 10 20, 20 10 200, 200 मतलब 10√2 प्लस ये हो गया 400, 400 मतलब 4 10 40, 800 हो गया, 800 मतलब 20√2, 800 मतलब 20√2 हो गया। तो I इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10√2 प्लस 20√2 कितना हो गया 30√2। तो ये हो गया 30√2 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम √2 लिख ले सकते हैं नीचे वाले नंबर को। तो √2 इंटू √2 से √2 गया, 30/√2 आ गया, 30/√2 आ गया, या 15√2 भी इसको बोल सकते हैं। तो 15 इंटू 1.4 जो भी आता ना, 15 से थोड़ा सा ज़्यादा और 30 से थोड़ा सा कम, 21 इसका आंसर है, 21 न्यूटन सेकेंड्स। नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये वाला है ये वाला थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है दूसरे क्वेश्चन से। क्या है,
कि करंट इधर ये हो रहा है, ए बी इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो एट द इंस्टेंट व्हेन करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पर, ये जो करंट है ना I इज इक्वल टू 2 एम्पर है एंड इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम जो V ये करते हैं ना L di बाई dt करते हैं। di बाई dt का हमारे को मालूम है क्या दिया हुआ है, di बाई dt का ये 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक आगे चलेंगे हम, यहाँ से पहले क्या है इंडक्टर है और फिर क्या है एक बैटरी है, फिर क्या है रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है बी पॉइंट हमारा, ये ए पॉइंट है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे VA VA यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर अगर जा रहे हैं ना तो नेगेटिव होता देखो माइनस LDI बाई dt, फिर बड़े से छोटा जा रहे हैं 5 वोल्ट की बैटरी है तो -5 और यहाँ पे करंट I जा रहा तो V इज इक्वल टू IR होता, ये भी माइनस क्योंकि करंट के डायरेक्शन में गए तो वोल्टेज ड्रॉप होता, V इज इक्वल टू IR, I कितना है I हमारा 2 × 2 ये हो गया ड्रॉप 4 इज इक्वल टू VB। ठीक, तो हमारे को VA माइनस VB करना है तो VA इज इक्वल माइनस L कितना है 1 di बाई dt भी 1 है, -5 - 4 इज इक्वल टू VB। तो VA -1 -5 - 4 इज इक्वल टू VB, -1 -6 -4 -10 हो गया, VA माइनस VB 10, VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट, VA माइनस VB 10 वोल्ट, ऑप्शन 10 आया 10 वोल्ट। नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, ए 2 एम्पीयर सर्किट इज फ्लोइंग थ्रू 2 डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल्स हैविंग रेडियाई रेशियो 1:2। तो R1:R2 का रेशियो क्या है 1:2 मतलब 1/2 है। द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या रहता है M इज इक्वल टू I × A, इनका रेशियो चाहिए हमारे को। तो M1 और M2 कर लेंगे, करंट तो सेम रहता, A1/A2 कर ले सकता है। ठीक, तो M1/M2 करंट अगर सेम है तो ये दोनों कट जाता, M1/M2 आ जाता, एरिया वन रहता पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया 2 रहता पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई गया समझो, तो M1/M2 आता R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक, R1/R2 कितना आता 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, इसका आंसर आता 1/4। तो ये वाला 1/4 है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कैमरा ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4, ये क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन ये हो गया क्या, हाँ हो गया, इसका पावर 4p आता और मैग्निफिकेशन m पावर 4 आता, ये क्वेश्चन हो गया, बार बार रिपीट आया सब कुछ, क्वेश्चन पेपर्स मिक्स हो गए। हाँ ये वाला देखेंगे, an oxygen cylinder of volume 30 liter has 18.20 moles of oxygen. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atmosphere. तो इसका प्रेशर है 11 atm, तो 11 × 10⁵ डायरेक्ट ले लेंगे हम, और कितना आ रहा एक्चुअली में 1.01 लियो बोल के बोला प्रेशर 1 atm का इतना प्रेशर लियो, तो प्रेशर इज इक्वल टू इसको 1.01 भी कर लेना पड़ता हमारा। ठीक, नेक्स्ट प्रेशर ये हो गया, और क्या दिया वॉल्यूम 30 लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम 30 लीटर, तो वॉल्यूम 30 लीटर 30 × 10⁻³ मीटर क्यूब। फिर क्या बचा टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T इज इक्वल टू 27 + 273 मतलब 300 केल्विन हो गया, 30 है। R भी दिया हुआ है, तो देखो N फाइंड आउट करना है हमारे को, नंबर ऑफ मोल्स, R भी दिया हुआ है यहाँ पे गिवन है 100/12, तो हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT से N इज इक्वल टू क्या है PV/RT। ठीक, P दिया हुआ है यहाँ पे 11 × 10⁵ × 1.01 इंटू वॉल्यूम कितना है 30 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई R कितना है 100/12, R 100/12 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई T टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300। ठीक, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 से ये 0 चला गया, और ये 3 से ये 3 गया, मतलब इधर 10 बच गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 12 ऊपर। ठीक, 12 ऊपर, तो इसका आप देखो आगे का कैलकुलेशन, इसके आगे का कैलकुलेशन 12 × 11 × 10⁵
इंटू 10⁻³ इंटू 1.01 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा, एक 10 बचा, यहाँ पे एक 10 बचा, ठीक है। 10⁻1 समझो, ऊपर गया तो -1, तो -1 हो गया, ये -4 समझो, ठीक, -4। तो अब आया 12 इंटू 11 इंटू 10⁻5 -4, 5 - 4 होता 10 इंटू 1.0, ठीक। तो ये कितना हो गया, 12 इंटू 11 132 इंटू 10 इंटू 1.01, तो कितना हो रहा, अभी कैलकुलेट करे थे ना, कितना, थोड़ी देर पहले, 1320 इंटू 1.01, 1320 इंटू 1.01, ये आ रहा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। हाँ हाँ, 1320 इंटू 1.0, तो देखो 1320 इंटू 1.01, सॉरी 1.01 इक्वल्स 133.2 आ रहा क्या, n इज इक्वल्स टू 133.2, 133.2, नहीं 13 पॉइंट समथिंग आना है, 13 पॉइंट समथिंग आया था, हाँ 13 पॉइंट समथिंग आया था, कुछ रॉन्ग हो गया क्या। PV इज इक्वल्स टू NRT, P प्रेशर 11 इंटू 10⁻5 इंटू 1.01 करेक्ट है, वॉल्यूम इतना भी करेक्ट है, RT 100/12 भी करेक्ट है, और टेम्परेचर 300 भी करेक्ट है। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, नीचे का पावर 1 ऊपर चला गया तो -1 हो गया, तो -3 -4 हो गया, 5 - 4 1 ही है, 10 करेक्ट ही है सब कुछ। 13 पॉइंट समथिंग आया था, 13.8 समझो, तो N1 इज इक्वल्स टू 13.8। तो अब अगर हम डेल्टा एन निकालेंगे, मतलब चेंज, पहले इतने मोल से बाद में इतने मोल से, तो चेंज कितना हो गया, चेंज आता 18.20 माइनस 13.8 समझ लो, तो माइनस करें तो ये कितना रहा, 0, 12 - 4 4.7 - 3 4.4, ठीक, 4.4 इंटू 4.4 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट है 32, 4.4 इंटू 32 कितना आ रहा था, अब भी निकाले थे ना, 0. हाँ, तो 140.8 आ रहा अप्रोक्सीमेटली, तो ये वाला तो नहीं होता, ये करे हुए है ना 0.156, हम करेक्ट करे हुए हैं, 0.156 आ रहा है इसका आंसर, 32 को मल्टीप्लाई करें तो। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में इशू होगा, 11 इंटू 10⁻5, 1.01 इंटू 10⁻5, 1.01 इंटू 10⁻5, सब तरह कुछ कैलकुलेशन का इशू होगा, दिख रहा क्या कुछ, चलो ये 0.156 आ रहा है आंसर इसका 156 ग्राम आता, तो 0.156 आता। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला है हमारे पास, टाइम का फंक्शन दे दिया x के टर्म्स में, तो t इज इक्वल्स टू है हमारा, t इज इक्वल्स टू x² प्लस x दिया हुआ है, हमारे क्या फाइंड आउट करना करो, बोल रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है, a इज इक्वल्स टू v dv/dx, x के टर्म्स में ये फॉर्मूला रहा था, अगर t के टर्म्स में रहा तो dv/dt रहता। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दिया dx से दोनों साइड, तो d/dx अगर करें तो क्या होता, 1/v इज इक्वल्स टू, ये dx/dt v होता, 1/v इज इक्वल्स टू, ये क्या होता 2x + 1 होता, 1/v इज इक्वल्स टू 2x + 1 होता, तो v इज इक्वल्स टू हो जाता 1/2x + 1, ये v का फॉर्मूला है। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पहले v रखना है, v कितना है 1/2x + 1, 1/2x + 1, और dv/dx मतलब इसको d/dx से इसको ही डिफरेंशिएट करना, 1/2x + 1, ठीक। तो एक्सेलरेशन आ जाता है, ये तो 1/2x + 1 एज इट इज रहता, और इसको हम पावर ऊपर लेके गए तो -1 समझो, तो -1 इंटू 2x का + 1 का पावर -2 इंटू, या इनसाइड आउटसाइड रूल्स है, यहाँ बाहर 2 आ जाता, ये 2 नीचे आया तो पावर क्या हो जाता, a इज इक्वल्स टू 1/2x + 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और 1, इसका पावर 1 इसका पावर 2, तो पावर हो गया 3, एक्सेलरेशन होता
-2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का पावर 3। कौन सा दिख रहा? 2x प्लस 1 -2 x प्लस, ऑप्शन सेकंड दिख रहा है। चलो नेक्स्ट वन, ये देखो हाँ क्या है? टू एन एसी पावर सप्लाई 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, ए रेजिस्टर 20 ओम, एक रेजिस्टर कनेक्टेड है 20 ओम का। फिर उसके बाद एक कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 25 ओम्स, एक कैपेसिटर रिएक्टेंस 25 ओम्स का एक कनेक्टेड है, ये 20 ओम्स का कनेक्टेड है रेजिस्टर। फिर उसके बाद एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 45 ओम्स, एक इंडक्टेंस कितना है? ये 45 ओम्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी कितने की है? ये 220 वोल्ट की है, 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक, हमको क्या फाइंड आउट करना है? द करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट का फॉर्मूला देखो, IRMS इज इक्वल्स टू VRMS डिवाइडेड बाई इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का फॉर्मूला है Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर। तो XL कितना है यहाँ पे? 45 माइनस 25, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसका मतलब होता है 20√2। तो देखो यहाँ पे करंट आ गया IRMS इज इक्वल्स टू, VRMS है 220 डिवाइडेड बाई 20√, 0 से 0 गया, और 11/√2, IRMS आता 11/√2 का मतलब क्या है? 1.4। तो IRMS इज इक्वल्स टू 11/1.4। तो 11 से क्या होना है? कम आना है, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा और 11 से कम, 5 से ज्यादा और 11 से कम, 7.8, ये दो में से आ सकता है ना। एंगल भी चाहिए, एंगल क्या फॉर्मूला क्या है? cos phi इज इक्वल्स टू R/Z है। तो cos phi इज इक्वल्स टू R कितना है? 20, Z का वैल्यू अभी निकाले थे हम, कितना आ गया Z का वैल्यू? 20√2, तो 20√2, तो 0 से 0 गया, 1/√2, cos 5 इज इक्वल्स टू 1/√2। तो cos कब 1/√2 होता? 45 डिग्रीज पे, तो 7.8 ये वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ नेक्स्ट, चलो। A sun rotates around its center once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be sphere of uniform density. Sun rotate हो रहा, और यहाँ पे क्या कंजर्व रहता? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता। सन एक कैसा है? सन इज अ स्फीयर, ठीक। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता? I इज इक्वल्स टू, स्फीयर का अगर सॉलिड रहा तो 2/5 mr², ठीक। अब अगर इसका रेडियस डबल हो गया तो I' इज इक्वल्स टू हो जाता 2/5 ऑफ m इंटू 2r का होल स्क्वायर, रेडियस डबल हो गया बोलो, ठीक। तो अब इसका हमारे पास देखो एक रिलेशनशिप है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ω1 इज इक्वल्स टू I2 ω2, ये दोनों सेम रहता। इनिशियल कितना है? 2/5 mr² 2/5 mr² इंटू ω1 रहता 2π/T1 इज इक्वल्स टू I2 कितना है? 2/5 इंटू 4 mr², तो 2/5 इंटू 4 mr² इंटू 2π/T2, ठीक। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? T1 दिया हुआ है कितना? T1 दिया हुआ है 27 डेज, तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? T2 फाइंड आउट करना है। तो देखो 2/5 से 2/5 चला गया, mr² से mr² चला गया, 2π से 2π चला गया, क्या बचा? 1/T1 इज इक्वल्स टू 4/T2, तो T2 इज इक्वल्स टू हो गया 4T1, तो T2 इज इक्वल्स टू हो गया 4 टाइम्स ऑफ T1 कितना है? 27 डेज, तो 4 इंटू 27 है हमारा, तो 7 4 28 और 2 4 8, 108 डेज आ रहा, देखो 108 डेज आ रहा, क्या 108 डेज आ रहा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यस, ये क्वेश्चन है देखो, ए मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ अ
electron in a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of electron is nh by e. तो फ्लक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है उन्हें कितना, nh by e, ठीक. n is an integer, h is a Planck's constant, e is the magnitude of electron charge. According to the model, the magnetic moment of electron in its lowest energy state is, lowest energy state n is equals to 1 पता हमारे को मालूम है. तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट रहता, मैग्नेटिक मोमेंट I इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया रहता, ठीक. सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल्स टू I इंटू A, ठीक. तो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल्स टू I की जगह पे करंट डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं, एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक. यहाँ पे फ्लक्स है, फ्लक्स को हम मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू NH बाई E. तो एरिया की जगह पे फिर पाई आर स्क्वायर, तो B इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू NH बाई E. तो यहाँ से अगर पाई आर स्क्वायर उठाएंगे तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू NH बाई BE आता. तो यहाँ पे रखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल्स टू E बाई T इंटू NH बाई BE, ठीक. अब टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 2 पाई आर बाई वी लिख सकते हैं, 2 पाई आर बाई वी लिख सकते हैं टाइम के लिए. तो ये हो जाता है देखो E बाई 2 पाई आर इंटू वी, 2 पाई आर इंटू वी NH बाई पी, ठीक. अभी भी नहीं आ रहा ये आंसर, क्या है इसका देखो. एक अगर इसमें अगर ऑब्जेक्ट जा रहा ना, तो एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू, इसका क्यू वी बी था, क्यू बोले तो ई वी बी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर. तो वी से वी चला गया, वी इज इक्वल्स टू ई बी आर बाई एम आता, वी इज इक्वल्स टू ई बी आर बाई एम, ठीक. तो ये वी की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या रहा देखो, ई इंटू और एक ई बी आर डिवाइडेड बाई एम इंटू 2 पाई आर इंटू NH बाई BE. बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना नहीं, सिंपल में आता है ये, कुछ तो भी मैं मिस कर दे रहा हूँ, इतना मुश्किल नहीं आता, इजी रहता है. अच्छा, इससे भी कर सकते हैं देखो, L बाई एम इज इक्वल्स टू E बाई 2m से भी कर सकते हैं. चलो ठीक. तो देखो E से E चला गया, एक B से B चला गया, R से R चला गया, तो NH E बाई 2 पाई M, N1 समझो, तो EH बाई 2 पाई M इसका आंसर आ रहा, EH बाई 2 पाई M, EH बाई 2 पाई M. ये स्टूडेंट जो भी कराना ये करेक्ट करा, EH बाई 2 पाई M. नेक्स्ट देखेंगे. चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है जरा देखो, यहाँ से यहाँ तक रॉड्स लगे हुए हैं, ये रॉड्स का जो लेंथ है वो सेम है L, और यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L. ये 2K है इसका थर्मल कंडक्टिविटी, इसका बीच का K है और इसका 2K है. यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, T1 बाई T2 का रेशियो फाइंड आउट करना है. ये बहुत लेंथी चले जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का करंट सेम मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का करंट सेम मान लेंगे, करंट के लिए फॉर्मूला dq बाई dt रहता, dq बाई dt इज इक्वल्स टू ka डेल्टा t बाई l. ये बोर्ड फिर से हैंग हो गया, तो इसको फिर से रिस्टार्ट करेंगे. थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसका.
खैर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही इशू है कि अगर अगली बार भी पेपर मुश्किल आ गया तो क्या है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे रिपीट भी करने का सोच रहे होंगे, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होंगी और कंपैरेटिवली ईजी आएगा। देखिए मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इतना डिफ़िकल्ट फिज़िक्स ज़रूरी नहीं है, उनको बस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आना रहता बस, लेकिन पता नहीं क्या सोच के इतना मुश्किल पेपर कर दिए। केमिस्ट्री का भी होगा और बायोलॉजी का भी होगा, होपफुली बायोलॉजी का कंपैरेटिवली इजी होगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर तो इजी ही दिख रहा, सिर्फ फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट है। चलिए यहाँ से ही है, तो देखो यहाँ पे मैं फिर एक बार इसका फिगर डाल देता हूँ। ये कम्प्लीटली यहाँ पे इसका थर्मल कंडक्टिविटी 2K और सेंटर में K, और यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2, यहाँ पे टेम्परेचर T और यहाँ पे 3T। ठीक, हम मानेंगे कि पूरे के पूरे रॉड्स में करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का करंट और यहाँ से यहाँ तक का करंट सेम रहता, दोनों केसेस में करंट सेम रहता। कौन से केसेस में? नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक का करंट और यहाँ से यहाँ तक का करंट सेम रहता। तो यहाँ से यहाँ तक का जनरल करंट के लिए फॉर्मूला है dQ/dt इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T/L, ये फॉर्मूला है करंट के लिए। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे, फिर ये दोनों पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का ये आ जाता करंट KA मतलब 2KA डिवाइडेड बाई डेल्टा T मतलब 3T माइनस T1, 3T माइनस T1 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है डिवाइडेड बाई L। फिर हम क्या कर रहे हैं मालूम है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं, तो जो K की वैल्यू हो जाती है ना, K की वैल्यू हो जाती है Knet इज इक्वल टू 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। इसका मतलब K1 कितना है 2K, तो 2 इंटू 2K इंटू K डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 मतलब 2K प्लस K। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो ये आता वो क्या था 4K स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3K, इसका मतलब 4K/3 आता है इसका। ठीक, 4K/3, तो 4KA डिवाइडेड बाई 3 इंटू यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है T1 माइनस T, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T है, डिवाइडेड बाई जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो 12 है। ठीक, यहाँ से T1 का फॉर्मूला हमारे को आ जाता, सेम अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में लगाए तो वो भी आ जाता। देखो L से L गया, KA से KA गया, 2 से 2 गया और ये 2 से 2 गया। ठीक, क्या बच गया, बस नीचे एक 3 बच गया और ये इधर 3 बच गया, ये 3 इधर आ गया, तो 3 इंटू 3T माइनस T1 इज इक्वल्स टू T1 माइनस, तो 3 3 जा 90 माइनस 3T1 इज इक्वल्स टू T1 माइनस T, ये T इधर ले लेंगे, ये T उधर दे देंगे, तो 90 प्लस T इज इक्वल्स टू T1 प्लस 3T1, तो 10T इज इक्वल्स टू T1 प्लस 3T1 कितना होता 4T1। तो अब हमारे पास T1 का एक वैल्यू आ गया कितना 10T/4, 10T/4 T1 का वैल्यू आ गया। सेम हमारे को निकालना है T2 का वैल्यू, T2 का वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे। हमारे पास रिलेटिव कंडक्टिविटी 4K/3 है, तो देखो यहाँ पे 4KA/3 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 3T माइनस T2, 3T माइनस T2 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 12 होता, इज इक्वल्स टू सॉरी थोड़ा सा इधर कर लेंगे, चलो नहीं आ रहा वो। फिर यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक लगाए, फिर इधर लगाएंगे, ये तो हो गया 12 हो गया, और ये जो है सोना L होता, तो यहाँ पे 2KA डिवाइडेड बाई L डिस्टेंस है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है T2 माइनस, इसको सॉल्व करें तो आ जाता हम, देखो ये 2 से ये 2 गया और ये 2 से ये 2 गया, KA से KA गया, नीचे ये 3 बच गया, ये 3 उधर चला जाता, तो 3T माइनस T2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू T2 माइनस, तो ये देखो 3T माइनस T2 इज इक्वल्स टू 3T2 माइनस 3T, ये 3T इधर आता तो ये T इधर जाता, तो 6T इज इक्वल्स टू
4T2। तो T2 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 6T/4। अब हमारे को T1/T2 का रेशियो चाहिए, ये वाला T1/T2। तो T1 बाई इसके नीचे T2 लिख लो, कितना है 6T/4। 4 से 4 गया, T से T गया, और 5 से 3 गया। 5/3 है क्या ऑप्शन में? 5/3 है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखेंगे। हाँ, the plates of parallel plate capacitor are separated by D2 slabs of different dielectric K1 and K2 with thickness 3/8D। एक थिकनेस है T1 है 3/8D और T2 है D/2। ठीक, तो इसको हम इंसर्ट करे हुए हैं, आर इंसर्टेड इन ए कैपेसिटर। ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर देन व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट्स। तो देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A/D। ये फॉर्मूला है। तो जब हम इसको इसमें ये करेंगे तो 2 टाइम्स हो जा रहा, कहते हैं 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D इज इक्वल्स टू क्या हो रहा 1 बाई, यहाँ पे नीचे क्या करते हैं 3D/8 इंटू के, 3D/8 इंटू K1 प्लस D/2 इंटू K2, D/2 इंटू K2 प्लस जो डिस्टेंस बच जाता ना 3/8 प्लस 1/2 प्लस x इज इक्वल्स टू 1 रहता, समझो। मतलब ये dd है 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस x इज इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस 7/8, तो 8 माइनस 7/8 मतलब d/8 आता, एक लास्ट d/8 आता, लास्ट d/8। ठीक, यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट ए आता। तो ये इसका d का फॉर्मूला है। यहाँ से हमारे को निकालना है K1, K1 का वैल्यू निकालना है। तो K1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1.25 टाइम्स ऑफ K2 दिया हुआ है। तो क्या यहाँ से हम K2 इज इक्वल्स टू K1/1.25 कर सकते हैं? यस, K1/1.25 कर सकते हैं। तो K2 इज इक्वल्स टू हम लिख ले सकते हैं इसको 100 K1/125 भी लिख ले सकते हैं। ठीक, ये इसको 125/100 ऊपर चला गया ये। तो देखो इससे एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए चला गया, तो बच गया क्या 2/D इज इक्वल्स टू 1/3D/8 K1 प्लस D/2 इंटू K2 को क्या लिख ले सकते हैं? K2 को हम लिख सकते हैं 100 K1/125, 100 K1/120, ठीक, प्लस D/8। तो ये पूरा टर्म इधर आ गया और ये इधर चला गया, तो कैसा दिखता देखो ये इज इक्वल्स टू पूरा टर्म इधर आ गया, तो 3D/8 K1 प्लस ये 4/5 हो गया, 4/5 हो गया। तो ये 5 ऊपर चला गया, 5D/8 K1 हो गया, 5D/8 K1, 8 K1 प्लस D/8 इज इक्वल्स टू इधर क्या है 2/D हो जाता। यस 2/D, सॉरी 2/D नहीं होता, D/2 होता है इधर, क्योंकि ये इधर चला गया तो D/2, तो D/8 इधर ले लो और ये इनको ऐड कर लिए, 8 ऐड हो गया, तो ये क्या हो जाता 8D/8 K1 इज इक्वल्स टू D/2 माइनस D/8। तो 8 चला गया, 8 D/K1 इज इक्वल्स टू 8D माइनस 2D डिवाइडेड बाई 16, तो 6D डिवाइडेड बाई 16। ठीक, D से D गया, K1 इधर गया, तो K1 इज इक्वल्स टू 16/6। तो 3 से कम आना कुछ वैल्यू, 3 से कम आना वैल्यू 16/6, या तो ये नहीं होता और ये नहीं होता, 2.66 या 2.33 में से होना। 16 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 6 2 12 हो गया, बचा 4 पॉइंट और ये 0, 6 6 2.66 आना। नेक्स्ट देखेंगे,
Two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. A girl is driving scooty with a speed 60 km/h. A girl is a मतलब एक गर्ल है जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ गर्ल है 60 km/h, ठीक। और दो बसेस जा रहे हैं, एक बसेस इस डायरेक्शन में जा रहा, वेलोसिटी ऑफ x समझेंगे, और एक बस इधर आ रहा इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ y, दोनों y। तो हो रहा क्या मालूम है, ये वाला बस एवरी 30 सेकेंड्स में आ रहा, सॉरी एवरी 30 मिनट्स में आ रहा, गोस फास्ट। पीछे से जो बस आ रहा ना, इसका जो टाइम ऑफ x है वो 30 मिनट्स है, और इधर वाला जो बस है ना वो 10 मिनट्स है। इधर वाला y जो है सुना ये 10 मिनट्स, ठीक। तो इसका रिलेटिव डिस्टेंस जो है सुना वो x का और y का, b का, दोनों का बराबर होता। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड क्या रहता है इसका, v रिलेटिव इनटू टाइम इज इक्वल्स टू, इधर का v रिलेटिव इनटू टाइम हमेशा बराबर रहता। तो इसका v रिलेटिव कितना है, देखो दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वाला फास्ट हो गया, तो vx माइनस vg इंटू टाइम कितना है इसका 30 मिनट्स, तो 30/60 इसको आवर में कन्वर्ट कर लिए। इसका भी रिलेटिव दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐड कर देते हैं इसको, क्या है vy प्लस vg इंटू टाइम कितना है ये 10 है, तो 10/60, ठीक। तो 60 से 60 गया और 0 से 0 गया, तो देखो 3 टाइम्स ऑफ vx, 3 टाइम्स ऑफ vx, 3vx माइनस 3vg इज इक्वल्स टू vy प्लस vg। ये vg उधर गया तो 4vg हो गया, 4 टाइम्स ऑफ vg इज इक्वल्स टू 3vg उधर गया 4, तो 3vx माइनस, तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ गर्ल 60, 4 6 24, कुछ रॉन्ग हो गया क्या, 3 टाइम्स ऑफ vg, 3vx माइनस 3vg, और ये वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस vg उधर गया तो 4vg हो गया। वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना है 60 है, 60 इंटू 4, सेम डायरेक्शन में गए तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करना पड़ता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करना पड़ता है। तो इसकी वेलोसिटी y है, इसकी वेलोसिटी x है, तो vx माइनस vg इज इक्वल्स टू, राइट करेक्ट है 30 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी करेक्ट है, और 10 ऑपोजिट ये भी करेक्ट है। अभी कुछ रॉन्ग करेगा, इधर देखो vx माइनस vg इंटू 3, तो 3vx माइनस 3vg हो गया, 3vx माइनस 3vg हो गया, ये माइनस 3vg उधर गया तो प्लस 3vg हो गया, तो vg ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 60 km/h, 240 तो ऑप्शन में नहीं है ना, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ vx माइनस vy, इसको 3 टाइम्स ऑफ vx माइनस, in the opposite direction choose the correct option for the time period of the bus and the speed constant। इसका भी करे थे हम 120 आया था शायद, इसका 120 2 टाइम्स ऑफ vg आया था, कुछ गड़बड़ हो गया शायद। ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, भी करेक्ट, भी रिलेटिव, इधर भी रिलेटिव। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये वाला 120 आ रहा था इसका आंसर, थोड़ी देर पहले हम ट्राई करें तो। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degrees with it. The other end rests on the horizontal rough surface. The friction force that the floor exerts on the rod is. तो देखो एक ये फ्लोर है और ये एक स्मूथ वॉल है, यहाँ पे एक जो रॉड है ना वो रॉड रेस्ट कर रहा, जो एंगल बना रहा इसके साथ 60 डिग्रीज, ठीक। तो अब ये रॉड के ऊपर लगने वाले फोर्सेस हमारे को लिखना पड़ता। यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा समझेंगे, ये पॉइंट बी है समझेंगे, तो नॉर्मल एट बी हो गया,
ये पॉइंट ए है समझेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल लगता, नॉर्मल एट, ठीक। और इसके ऊपर रॉड के बीचों बीच एक फोर्स लगता जो है mg। इसका लेंथ अगर टोटल l है तो ये वाला डिस्टेंस होता है l/2 और इधर वाला एंगल होता है ये 30 डिग्री, ठीक। अगर हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नेट कर दिए, टॉर्क नेट अगर 0 कर दिए, अगर घूम रहा नहीं है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा ना वो nb, ये mg ये लग रहा, ठीक। ये nb जो है सुना है mg l/2 को ये करता, तो इधर वाला कंपोनेंट होता है l/2 cos 30, तो इधर का फोर्स होता है ये वाला फोर्स है mg l/2 cos 30 इज इक्वल्स टू, अब ये जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा यही पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता, तो ये नॉर्मल जो लग रहा ना यही फ्रिक्शन लगता, नॉर्मल का फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इस पॉइंट के अबाउट निकाला, तो ये वाला ये होता l cos 60, तो nb इंटू l cos 60, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता। तो देखो यहाँ से L से L चला गया, तो mg/2 cos 30 होता √3/2 इज इक्वल्स टू nb इज इंटू cos 60 होता 1/2 से 1/2 गया, तो nb ही यहाँ पे फ्रिक्शन होता। fr इज इक्वल्स टू m कितना है, m 20 है इंटू g 10 है और ये 2 इंटू रूट, तो 2 टू द 10 गया, 10 इंटू 10 100, ये फ्रिक्शन हो गया 100√3 न्यूटन, 100√3। देखो ये दोनों फोर्सेस का हम टॉर्क निकाल रहे हैं, ये फोर्स का और ये फोर्स का। ये एनबी तो इसी पॉइंट के थ्रू जा रहा, तो जिस पॉइंट के थ्रू जाता ये यहाँ पे क्या लगा है, टॉर्क का फॉर्मूला लगा है। टॉर्क क्या रहता, आर इंटू एफ। एफ क्या है, फोर्स है, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इंटू फोर्स। फोर्स कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम फोर्स लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो an oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that the average frequency omega t and average amplitude at of the system change with time. Which one of the following options schematically depicts these changes correctly? तो देखो हम समझेंगे, एक बॉक्स है जहाँ पे इसको स्प्रिंग अटैच है और नीचे एक बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर सैंड है। ये सैंड धीरे 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 नीचे लीक कर रही है, तो इसका मास रिड्यूस होता है, ठीक, मास रिड्यूसेस, ठीक। तो टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल्स टू √m/k रहता, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t इज इक्वल्स टू √m/k। तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता मास के। इसका मतलब मास कम हो गया तो जो टाइम पीरियड है ना वो इंक्रीज होता, मास अगर रिड्यूस हो रहा तो फ्रीक्वेंसी क्या होता, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती, ठीक। टाइम पीरियड बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती। फ्रीक्वेंसी किस में बढ़ रही, देखो फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा किस में बढ़ रहा है, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा ना यहाँ, डायरेक्टली ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √। ओमेगा किस में बढ़ रहा, ओमेगा किस में बढ़ रहा, ओमेगा इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। अच्छा, ओमेगा इसमें ही बढ़ रहा। नेक्स्ट जो ये है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता मालूम है, मास कम होने की वजह से ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका कुछ मीन पोजीशन था, तो मीन पोजीशन से थोड़ी दूर तक ही ने ऑसिलेट करता, तो एम्पलीट्यूड इसका कम होता। एम्पलीट्यूड कम होना और ओमेगा बढ़ना किसमें हो रहा, ये वाला सेकंड ऑप्शन इसका। एम्पलीट्यूड इसमें देखो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस और इसका जो ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ यस, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला का क्वेश्चन आ गया। डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या है देखो, बलून इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन S और and inflation outlet from where a gas is filled in it and has an area A, it is filled with gas density rho and takes a spherical shape radius r. When gas is allowed to flow freely out of its radius r changes from r to 0 in time t. If the speed vr of a gas is coming out of the balloon depends on r is equals to velocity proportional to r का पावर अल्फा दिख रहा है, कुछ गड़बड़ दिख रही है। फिर टेंशन जो है सुना एंड टी, ये टी क्या है, टाइम टी है, सॉरी टाइम टी प्रोपोर्शनल टू
एस का पावर अल्फा मतलब सरफेस टेंशन का पावर अल्फा इंटू ए का पावर बीटा मतलब एरिया का पावर बीटा इंटू डेंसिटी का पावर गैमा, डेंसिटी का पावर गैमा इंटू आर का पावर डेल्टा, आर का पावर डेल्टा। तो आर रेडियस है। अब इसमें ये टाइम है, टाइम का जो डायमेंशन है एम नॉट एल नॉट टी रहता, ये प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन का क्या है मालूम है, फोर्स अपॉन लेंथ रहता, फोर्स अपॉन लेंथ का पावर अल्फा, एरिया का लेंथ का स्क्वायर का पावर बीटा और डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम तो एम एल का पावर -3 का पावर गैमा और आर का पावर डेल्टा मतलब एल का पावर। ठीक, ये देखो फोर्स क्या है, एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई एल, एल से एल गया तो एम टी का पावर -2 का पावर अल्फा होता, एल स्क्वायर का पावर बीटा होता और एम एल का पावर -3 का गैमा होता और एल का पावर डेल्टा। ठीक, तो ये किसको बैलेंस करना है, एम नॉट एल नॉट टी, टी का पावर 1, टी जहाँ पे भी है हम निकाल लेंगे, टी बस एक ही जगह दिख रहा है देखो यहाँ पे, तो यहाँ दोनों के पावर्स अगर इक्वल करें ना तो -2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 आ रहा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -1/2। यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता अल्फा इज इक्वल्स टू -1/2, अल्फा इज इक्वल्स टू -1/2, ये +1/2 है, ये -1/2, ये -1/2, ये -1/2, ये दो ऑप्शन करेक्ट है। तो फिर देखेंगे हम दूसरा कोई बीटा का लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ नहीं, मास देखेंगे, मास 0 के बराबर हो रहा तो मास का पावर गैमा, मास का पावर गैमा इज इक्वल्स टू यहाँ m का पावर 0, तो गैमा 0 हो जा रहा, गैमा 0 है क्या किसी में, गैमा 0 नहीं है, गैमा 0। फिर नेक्स्ट देखेंगे डेल्टा, यहाँ पे 2 बीटा हो गया लेंथ का और यहाँ पे -3 गैमा हो गया, तो एल का पावर देखेंगे 2 बीटा और एल का पावर -3 गैमा। ठीक, अल्फा के टर्म्स में कुछ है क्या, अल्फा के टर्म्स में यहाँ पे मास है, सॉरी मास यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो m का पावर अल्फा और m का पावर गैमा, m का पावर अल्फा इंटू m का पावर गैमा इज इक्वल्स टू एम नॉट, तो इसका मतलब अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस गैमा, गैमा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, अल्फा -1/2 निकाले तो गैमा क्या हो जाता +1/2, गैमा +1/2, गैमा +1/2 किस में आ रहा, गैमा +1/2, गैमा +1/2, हाँ यस ये वाला ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला, कंसिडर a diameter of spherical object being measured with the help of vernier caliper, वर्नियर कैलिपर से हम मेजर कर रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, तो यहाँ पे दे दिया 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD, टेन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 MSD, तो 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD आ रहा। फिर नेक्स्ट देखो, द लीस्ट डिवीजन ऑफ द MS इज इक्वल्स टू 0.1, तो लीस्ट काउंट दे दिया इन्हें 0.1 बोल के, सॉरी MSD दे दिया 0.1, लीस्ट काउंट नहीं दिया, लीस्ट काउंट हमको फाइंड आउट करना पड़ता, जो मेन स्केल डिवीजन है वो है 0.1 सेंटीमीटर। फिर दे दिया इन द ये है मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर, 0 ऑफ VSC एट S इक्वल्स टू 0.1, तो अब इसके अंदर एरर आ रहा, एरर इज इक्वल्स टू 0.1 प्लस एरर है 0.1। फिर इफ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, तो मेन स्केल रीडिंग है 5 सेंटीमीटर एंड कोइंसाइडिंग विद वर्नियर स्केल डिवीजन 8, तो वर्नियर स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल रीडिंग है 8। ठीक, हमारे पास जो रीडिंग का फॉर्मूला है, जनरल रीडिंग का फॉर्मूला क्या रहता, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर करता है, इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। तो देखो मेन स्केल रीडिंग इसका कितना दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग, खैर यहाँ से हम ये भी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक, यहाँ से VSD निकाल दिए तो 9/10 MSD हो जाता, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस, यहाँ से अगर मैं VSD का फॉर्मूला लिखा 10 इधर चला गया तो 9/10 MSD हो जाता, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 10 MSD माइनस 9 MSD डिवाइडेड बाई 10, तो 1/10 MSD हो गया। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1/10 MSD। MSD का फॉर्मूला दिया हुआ है 0.1,
तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब 0.01 सेंटीमीटर आ रहा है क्या लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे रखो मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है हमारे पास कितना 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है, वर्नियर स्केल रीडिंग 8 दिया हुआ है, 8 इंटू 0.01 ये लीस्ट काउंट हो गया, माइनस एरर कितना है, एरर है 0.1, एरर है 0.1। तो देखो 5 प्लस ये 0.08 होता माइनस 0.1। तो देखो 5 में से 0.1 गया तो बचा 4.9 प्लस 0.08 तो कितना हो गया 4.98 आता है इसका आंसर 4.98। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ये वाला ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड of a circular plates of being charged such that the surface charge density on its face is increasing at a constant rate with time, the magnetic field arising due to displacement current। मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेट्स है समझेंगे, ये प्लेट्स और ये प्लेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड आती ये वाला वो सेंटर से ऊपर जैसे जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती। तो देखो जीरो एट ऑल प्लेसेस तो नहीं होता, कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो नहीं होता, नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सर्फेसेस कनेक्टिंग, यस नॉन जीरो रहता। यहाँ पे हम अगर ये ड्रॉ करते जाएंगे ना, ये जैसे जैसा बड़ा होते जाता इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता, इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होता रहता बिटवीन द प्लेट्स। तो ऑप्शन 3 है, जीरो बिटवीन द प्लेट्स नहीं होता। नेक्स्ट सॉरी ये वाला क्वेश्चन क्या है देखो, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रैवलिंग इन एयर ऑफ अ मीडियम इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73, तो म्यू इज इक्वल्स टू 1.73 का मतलब होता √3 का वैल्यू रख दिया समझो। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड एंगल, तो रिफ्लेक्टेड लाइट देखो कंप्लीटली पोलराइज होती, कंप्लीटली पोलराइज के दो ऑप्शन है, इसका मतलब 2 और 3 नहीं होता। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा p बोल, ठीक, तो म्यू का वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू tan थीटा p, ये पोलराइजिंग एंगल का था, तो tan कब ये होता 60 पे होता, √3 कब होता tan 60 पे होता, तो इसका ऑप्शन है 1। नेक्स्ट देखेंगे, two identical charge conducting spheres A and B have their center separated by a certain distance, charge on each sphere is q, and the force of repulsion between them is F। दो स्फीयर्स हैं, इनके ऊपर चार्जेस q1 q है, तो इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है ना वो F है, और दोनों के बीच में का सेपरेशन आप समझ लेंगे। फिर क्या हो गया, थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद A first and with B finally removed from both, new force of repulsion between spheres A and B। तो हुआ क्या कि एक अनचार्ज स्फीयर लाके इसके कांटेक्ट में लगे, कांटेक्ट में रखते ही इधर चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, q/2 हो गया। अब फिर क्या हो गया, दूसरे बारी में इस पे q चार्ज था, ये q/2 चार्ज लाके इसको कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे क्या बच गया q/2 चार्ज बच गया, तो इधर दोनों में इक्वल डिवाइड होना, तो यहाँ पे क्या कितना होता है देखो 3q/2, तो 3q/4 और 3q/4 यहाँ पे न्यू चार्ज आया। जब इसको हम रिमूव कर देंगे तो नया चार्ज जो है ना q/2 इसमें बच गया और इसमें 3q/4 बच गया, ठीक, डिस्टेंस r ही समझ लो। तो इसके ऊपर जो फोर्स था F इज इक्वल्स टू kq/r² था। अब जो नया फोर्स है F' इज इक्वल्स टू k नया ये q/2 और ये 3q/4 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो F' इज इक्वल्स टू हो गया k ये 3/8 kq/r²। तो अगर इसको f रखेंगे तो F' इज इक्वल्स टू 3/8 f, 3/8 f। नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है, ए कंटेनर हैज 2 चेंबर्स, वॉल्यूम्स V1 2, वॉल्यूम दिया हुआ V1 इज इक्वल्स टू 2 और V2 दिया हुआ है कितना है 3, और सेपरेटेड बाय ए पार्टीशन ऑफ थर्मल इंसुलेटर, द चेंबर्स कंटेन्स N1 5 N2 4, N1 is equals to 5 N2 is equals to 4 moles of ideal gas at pressure P1 1 atm है, और P2 कितना है 2 atm है, 2 atm। द पार्टीशन इज रिमूव कर दिए, तो जब पार्टीशन तो दोनों गैसेस एक दूसरे में मिल जाते हैं, हमारे क्या फाइंड आउट करना है, व्हेन द रिमूव द मिक्सचर अटेन्स इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ, तो P मिक्स फाइंड आउट करना है। देखो हम आपको P मिक्स फाइंड आउट करना है, तो P मिक्स का फॉर्मूला क्या था देखो, अगर हम इसको ऐसा करें
P1 V1 इज इक्वल्स टू N1 RT और P2 V2 इज इक्वल्स टू N2 RT, और मिक्सचर का करें तो P मिक्स V मिक्स इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 इंटू RT। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं इसको, मोल से भी कर सकते हैं, यानी तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी इक्वल भी कर ले सकते हैं, ये दोनों भी इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू P मिक्स बाई V मिक्स भी कर सकते हैं, P मिक्स इंटू V मिक्स। तो अब P मिक्स हो जाता P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो देखो क्या होता, प्रेशर 1 कितना है, प्रेशर 1 है, इंटू वॉल्यूम 1 कितना है, वॉल्यूम 1 2 है, प्लस प्रेशर 2 कितना है, 2 है, और वॉल्यूम 3 है, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई वी मिक्स कितना है, वी मिक्स 2 प्लस 3 5। तो देखो 2 प्लस 2 3 6 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 8/5। 8/5 है क्या, 8/5 नहीं आता, 8/5 क्या के लिए आशन क्या आता, 6 1.6 ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a particle of mass is moving around the origin with constant force F pulling it towards the center। तो एक सेंटर की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स, एक पार्टिकल जो है सोना इसमें ये कर रहा v वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर जो है सोना फोर्स लगता बाहर की तरफ, तो वो F इज इक्वल्स टू mv²/r रहता। ठीक, if Bohr model is used to describe the motion, radius of the nth orbit and the particle speed v in the orbit depend on ns। तो हमारे को n और पार्टिकल स्पीड के बीच में का रिलेशनशिप निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास वेलोसिटी अगर निकालना है ना, तो F इज इक्वल्स टू mv²/r से करें। ठीक, अब r का और n का रिलेशनशिप निकालना है हमारा, वो कैसे करेंगे, हमारे पास ये इसके अंदर है बोर्स एटॉमिक मॉडल में, वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू NH/2π रहता। तो n इज इक्वल्स टू अगर हम ये कर लिए तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू रहता mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। ठीक, यहां से अगर वेलोसिटी का रिलेशनशिप निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, FR/m का रूट, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r हो गया। ठीक, तो वेलोसिटी की जगह पे रूट r रखें हम, वेलोसिटी की जगह पे रूट r रखें, तो m इंटू रूट r इंटू r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो r का पावर 1/2 इंटू r का पावर 1 इज इक्वल्स टू n, तो r का पावर 3/2 इज प्रोपोर्शनल टू n हो गया। तो हमारे को r और n का बीच में, अच्छा n के ऊपर पावर आ रहा है, तो r प्रोपोर्शनल टू n का पावर 2/3, इसमें भी r का पावर n का पावर 2/3 रहेगा, वही आंसर, n का पावर 2/3, n का पावर 2/3, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट वन देखेंगे, ये है हमारा रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट। रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट कितना है, कहते हैं अराउंड द सन इज अबाउट 4 times द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी, 4 times द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी आ रहा है। ठीक, द मार्शियन ईयर इज, टाइम पीरियड ऑफ मार्स कितना है, 687 डेज है। तो हमारे क्या फाइंड आउट करना है, देन द लेंथ ऑफ 1 ईयर इन मर्क्यूरी, तो टाइम पीरियड इन मर्क्यूरी, स्मॉल m, कैपिटल हम मार्स के लिए लिए और स्मॉल m मर्क्यूरी के लिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे को p² प्रोपोर्शनल टू r³ लगाना है। ठीक, तो T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1/R2 का होल क्यूब। ठीक, तो टाइम पीरियड ऑफ, ये मैं ले रहा हूँ कैपिटल M और ये ले रहा हूँ स्मॉल m, और ये ले रहा हूँ कैपिटल M, ये ले रहा हूँ कैपिटल M, और ये ले रहा हूँ स्मॉल m का पावर 3/2। तो देखो Tm दिया हुआ है हमारे पास कितना, 687, T स्मॉल m फाइंड आउट करना है हमारे को, 687 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ मर्क्यूरी फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू Rm/4Rm, Rm दिया हुआ है कितना, 4 स्मॉल m, तो ये लिखेंगे 4R स्मॉल m डिवाइडेड बाई Rm का पावर 3/2। तो देखो ये Rm से Rm गया, तो 687 बाई टाइम पीरियड ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2² का पावर 3/2, 2 से 2 गया, 2³ 687
बाई टी एम इज इक्वल्स टू 8 हो गया ये, तो टी एम उधर गया तो टी एम इज इक्वल्स टू 687 डिवाइडेड बाई 8, 8 8 जा 64, 888 दे सारा। नेक्स्ट देखेंगे, a body weighs 48 Newton on the surface of the earth. The gravitational force experienced by the body due to the earth on a height equal to कितना 1/3, तो h is equals to 1/3 मतलब r by 3 है। क्या फाइंड आउट करना है? the radius of the earth from its surface is, तो हमारे को नया जो फोर्स है वो फाइंड आउट करना है, तो g at height फाइंड आउट करना है। वो क्या रहता, जनरल फॉर्मूला है gm by r स्क्वायर, तो gm by r स्क्वायर हाइट पर रहा तो r प्लस h का होल स्क्वायर, h इज इक्वल टू r by 3 है, तो g एट हाइट इज इक्वल्स टू gm की जगह पे gr स्क्वायर रख ले सकते हैं, यहाँ पे gm की जगह पे gr स्क्वायर रख सकते हैं, तो gr स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस r बाई 3 का होल स्क्वायर, तो r प्लस r बाई 3 होता 4r बाई 3, तो g एट हाइट होता ये g समझ लो 48, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मालूम है, g के ऊपर ही डिपेंड करता, मास तो चेंज नहीं होता, हम g 48 कंसिडर कर रहे हैं, तो 48 इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना है 4r बाई 3 का होल स्क्वायर, तो 4r बाई 3 का होल स्क्वायर मतलब 16r स्क्वायर इंटू नीचे 9 आ गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया 16 3 जा, तो g एट हाइट इज इक्वल्स टू 3 9 जा 27 न्यूटन है क्या कहीं पे, 27 न्यूटन, यस वेट है 27 न्यूटन, यस ये वाला। नेक्स्ट है, ये देखो, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, तो ऐसा एक वायर है R 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में कट कर दिए, टोटल इसका रेजिस्टेंस R है, तो हर एक का रेजिस्टेंस R बाई 8 होता सारों का। अब इसको क्या करें, R बाई 8 के इसको क्या करें मालूम है, पैरेलल में कनेक्ट करें ऐसे, तो इसका R बाई 8 इसका हमारे को मालूम है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या है मालूम है, ये R बाई N रहता फॉर्मूला, अगर N इसमें करें तो इसको 4 समझ लो, तो ये ऊपर चला गया 4r बाई 8 हो गया इसका, 4r बाई 8 इसको सीरीज में करें, 4r बाई 8 सीरीज में करें, तो 4r बाई 8 कितना होता 8r बाई 8 हो रहा क्या, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, r बाई 8 पैरेलल में कनेक्ट करें, हम क्या करें, टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड ऑफ एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल, तो इसमें से 4 ये करें, तो r बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 समझ लो, ठीक, तो r बाई 8 4 जा 32 आया क्या, अच्छा r बाई 32 आया, इसका r बाई 32 और इसका r बाई 32, तो r बाई 32 ऐड कर दिए तो 2r बाई 32 आ गया, तो नया रेजिस्टेंस r बाई 16 है क्या, r बाई 16 यस r बाई 16, इसमें कुछ हो सकता गड़बड़, नहीं करेक्ट है। चलो नेक्स्ट वाला है, देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है, क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इज इक्वल्स टू 2, स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू गिवन बोर रेडियस 0.052, r इज इक्वल्स टू 0.052, तो हमारे पास क्या है n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई r से कर ले सकते हैं इसको, ठीक, n इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये 2 से ये 2 गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू पाई r इंटू n स्क्वायर कर लेना है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू पाई कितना है 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 0.052 इंटू एन स्क्वायर क्या है 4 है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई 4 4 16, 4 1 4 5.43 12.56 इंटू 0.052, इसको अभी करे थे हम मल्टीप्लीकेशन 12.56 मल्टीप्लाइड बाई 0.052, 12.56 इंटू 0.052 इतना आ रहा देखो 0.653 653 0.653 0.67 आ रहा क्या इसका आंसर देखो 0.67 ही कर रहा था ना, यस। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट कितना है 5 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, तो डाइपोल मोमेंट P दिया हुआ है कितना 5 इंटू डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻6 इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻5
द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो θ1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज और θ2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल्स टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक, तो इसको देखो PE cos थीटा माइनस PE cos, ठीक, तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो देखो PE P इंटू E cos θ1 मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होता 1 माइनस cos θ2 60, cos 60 कितना होता 1/, तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया 4 इंटू 10 पावर 5, 4 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 1 माइनस 1/2, 1/2 हो गया, ये 2 से ये 2 गया, यहाँ 2 बचा, 5 2 10 इंटू 10 पावर माइनस 1 बचा, क्या 10 इंटू 10 पावर माइनस 1 कितना 0.1, 10 इंटू 10 पावर माइनस 1 1 1 1 10/10 ही चाहिए, 10/10 मतलब 1 जूल, 1 जूल मतलब ये ये अब भी करे ना थोड़ी देर पहले, ये करे क्या करे, हाँ ये करे, क्वेश्चंस रिपीट आ रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गया शायद इसके अंदर। यहाँ पे देखो ये वाला देखो, a photon and an electron of mass m have the same energy, दोनों का एनर्जी सेम है, कहते हैं the ratio of lambda photon by lambda electron, lambda photon by lambda electron क्या है, देखो एनर्जी ऑफ अ फोटोन हमारे पास है क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है क्या है, E इज इक्वल्स टू NH बाय लैम्डा, तो ये लैम्डा इधर गया तो NH बाई E हो गया, ठीक, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, E इज इक्वल्स टू H बाई अंडर रूट 2m ke, मतलब 2m E, तो ये लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो तो NH बाई E होल डिवाइडेड बाई H बाई रूट 2me, H से H गया, ये है N इज इक्वल टू 1 समझो, E is equals to H, lambda is equals to H by E, H by E, H by E, H by E, N अगर यहाँ N से H गया तो ऊपर चला गया, ये मास इज इक्वल टू 1 रखे, अंडर रूट सबसे ऊपर गया 2me डिवाइडेड बाई, तो इसका 2 बार रूट कर लिए, अंडर रूट 2m इंटू रूट E डिवाइडेड बाई रूट E इंटू रूट, एक रूट इसे रूट ही गया, तो अंडर रूट 2m बाई E है क्या, अंडर रूट 2m बाई E है क्या, अंडर रूट 2m बाई E है क्या, यस अंडर रूट 2m बाई, यस E इज इक्वल्स टू HC बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू HC बाई E, तो इससे निकाल सकते हैं, ऑप्शन 3 है, यस। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला, इसका देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है विद द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ऑन द एक्स एक्सिस, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, ये वाला करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी नहीं रहता और इंटेंसिटी भी नहीं रहता, ये प्रोपोर्शनल रहता, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर यहाँ पे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल देता तो ये वाला करेक्ट होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन अगर देता, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे कैसा डिपेंड है बोले तो ये वाला ग्राफ करेक्ट होता, तो सिर्फ एक ही ग्राफ करेक्ट है, वो है ए ओनली, ए ओनली, ए ओनली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है देखेंगे यहाँ पे हाँ
the sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r. तो बड़े सॉलिड से एक छोटा सॉलिड का हम एक ये कट करे हुए हैं, बड़ा सॉलिड का जो रेडियस है वो 2r है, छोटे का रेडियस r हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट। तो देखो स्मॉलर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता 2/5 mr², ठीक। तो स्मॉलर का ये एक्सिस का फाइंड आउट करना है, सेंटर से हमारे को मालूम है 2/5, तो ये एक्सिस पे क्या होता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल वो होता 2/5, इसका मास क्या होता मालूम है, टोटल का मास m रहा तो इसका मास m/8 होता, ये इंटू m/8 इंटू r का स्क्वायर प्लस mr², ठीक। तो देखो ये कितना होता 2/5 मतलब 2/5 प्लस 1 r², तो 7/5 इसको डायरेक्ट करेंगे, 7/5 mr² होता है, ये एक्सिस के अबाउट प्लस mr² बोले तो 7/5 mr² होता, तो 7/5 इंटू m/8 इंटू r का स्क्वायर, तो 7mr² डिवाइडेड बाई 40, ये हो गया I स्मॉल का। तो I लार्ज का हमारे को मालूम है, I लार्ज का मालूम है 7/5 सॉरी कितना सेंटर से है ना, तो 2/5 mr², ये बड़े का है। हमारे को रिमेनिंग पार्ट का मालूम करना है, तो I रिमेनिंग इज इक्वल्स टू I लार्ज माइनस I स्मॉल। तो I लार्ज का कितना है 2/5 mr² माइनस स्मॉल का निकाले हुए हैं 7mr²/40, 7mr² डिवाइडेड बाई 40, 7mr²/40। तो अगर इन दोनों में से एलसीएम हम ले लिए 40, तो कितना आ गया देखो 5 8 तो 8 2 16mr² माइनस 7mr², 16 माइनस 7 होता 9mr²/40। तो ये I जो रिमेनिंग पार्ट का है 9mr²/40। तो हमारे को किसका किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलर स्फीयर टू दैट ऑफ अ रेस्ट पार्ट, स्मॉल का और रेस्ट पार्ट का, ये रेस्ट पार्ट का हो गया, स्मॉल का इधर आ गया, तो स्मॉलर 7mr²/40 डिवाइडेड बाई 9mr²/40। उसको रॉन्ग कर दिएगा, ये 40 कैंसिल हो गया, mr² 7/9 है क्या, 7/9 7/9 मास m/8, रेडियस r। वेट बड़े का जो r है ना वो 2r² है, बड़े का जो रेडियस है वो 2r², बड़े का रेडियस है 2r², तो 2/5 m इंटू 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r²। तो लार्ज में से ये निकाल दिए तो कितना होता 8mr²/5, ये 8mr²/5 होता, 8mr² तो 5 8 48 8 64, 64 माइनस 7 कितना होता, 64 माइनस 7 होता 57, तो 57mr²/40, 57mr²/40 रिमेनिंग पार्ट का होता। तो जो I स्मॉल का कितना है 7mr²/40, तो 7mr²/40 डिवाइडेड बाई रिमेनिंग पार्ट का कितना है 57mr²/40, 40 से 40 गया 7/57 है क्या, यस 7/57। चलिए नेक्स्ट वाला है टू गैसेस A एंड B फिल्ड विथ सेम प्रेशर, प्रेशर सेम है, इसका मतलब P सेम है, एंड सेपरेटेड सिलेंडर मूवेबल, रेडियस RA एंड RB, रेडियस RA है एक का रेडियस RB है, रेस्पेक्टिवली ऑन सप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, हीट भी सेम है, तो मतलब डेल्टा Q भी सेम है। Systems reversible under constant pressure, distance of gas A and B displaced 16 centimeter and 9 centimeter। तो L1 दिया हुआ है इतना 16 सेंटीमीटर और L2 दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर।
तो देखो इसका इंटरनल एनर्जी सेम बोला, कहाँ पे बोला, फिल्ड विद सेम cylinders with movable piston radius on supplying same amount of heat and constant pressure respectively the change in internal energy is same। तो हम ये लगाएंगे dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, वर्क डन का फॉर्मूला लगेंगे। तो यहाँ पे भी dq समझ लो, इंटरनल एनर्जी भी सेम तो dw। तो इसका अगर दोनों का वर्क डन सेम है, इंटरनल भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो P डेल्टा V इज इक्वल्स टू P डेल्टा V हो जाता। प्रेशर से प्रेशर गया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, और ये वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया क्या है, पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू L1 इज इक्वल्स टू पाई R2 का होल स्क्वायर इंटू L2। पाई से पाई गया, R1 का होल स्क्वायर बाई R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L2 बाई L1। ठीक, तो हमारे को RA बाई RB ही फाइंड आउट करना है। L2 मालूम है कितना है, L2 है L2 9 है, तो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 बाई 16 इज इक्वल्स टू 3 बाई 4। यस, होपफुली ये करेक्ट आया होगा। 3/4 या 4/3 में से दो में से एक आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो डायरेक्ट परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये क्या है, a क्यूब b स्क्वायर बाई c रूट डी। p क्या है, a क्यूब b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c रूट डी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा a बाई a 3 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b बाई b, ये b प्लस डेल्टा c बाई c प्लस 1/2 डेल्टा d बाई 2। तो इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट परसेंटेज इसका 1 दिया 1324 ABCD 1324। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस डेल्टा सी बाई सी 2% प्लस 1/2 इंटू डी का कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा गया, तो क्या बचा देखो, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 13। ये एक इजी आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन द पोलराइड शीट प्लेस बिटवीन द when two polarized plays between the two cross polarides at 22.5 degree from the polarization axis. If one of the polaroid is I naught, if one of the polaroid is I naught is the intensity of polarized light after passing through the first polaroid. तो देखो ये दो पोलराइड्स हैं, समझेंगे। यहाँ पे क्या करें, इन दोनों से एक एंगल के ऊपर ये रख दिए हम। ठीक, तो ये एंगल कितना है 22.5 है। यहाँ से जो लाइट आ रही है आई नॉट हो गई, तो इससे जब पास होंगी यहाँ पे जो आएंगी ये I1 समझेंगे। तो I1 इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 22.5 समझ लो। ठीक, अब इसके बाद अगले वाले पे देंगे, ये क्या होगा, एंगल 90 माइनस 22.5 90 माइनस थीटा होगा। तो इसके बाद जो लाइट देंगी उसके लिए ये आई होगा, तो ये I2 इज इक्वल्स टू ये आई नॉट होगा। तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 इंटू ये वाला कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22.5। ठीक, तो देखो अब ये वाला टोटल हो गया इसका इंटेंसिटी। टोटल इंटेंसिटी कैसा दिख रहा, आई नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 और ये कॉस स्क्वायर 22.5, तो ये साइन स्क्वायर हो गया। तो कॉस स्क्वायर 22.5 इंटू साइन स्क्वायर 22.5 का होल स्क्वायर। तो देखो ये इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, ये स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर निकाल लेंगे। कॉस 25 तो ये आई नॉट कॉस 22.5 इंटू साइन 22.5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन 2 थीटा होता, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई नॉट का होल स्क्वायर। साइन 2 थीटा होता 2 इंटू 22.5, तो साइन 45/2 का होल स्क्वायर, साइन 45
बाई टू का होल स्क्वायर इंटू आई नॉट। साइन 45 होता 1/√2, 1/√2 इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू आई नॉट, ये कितना होता 2 स्क्वायर 4 और ये 2, 4 इंटू 2 8, 1/8 इंटू आई नॉट, 1/8 इंटू आई नॉट, ये वाला हो गया आई नॉट बाई 8। ये वाला देखेंगे, ये सबसे इजी है प्रोबेबली। क्या दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल मासेस P and Q सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2 ऑसिलेट वर्टिकली इफ देयर मैक्सिमम स्पीड्स आर द सेम। रेशियो ऑफ AQ बाई AP पूछा, मैक्सिमम स्पीड Vmax सेम है बोल रहा, Vmax इज इक्वल्स टू सेम। Vmax सेम का मतलब क्या है, V इज इक्वल्स टू, इसका जो ओमेगा है ना वो सेम रहता, ठीक, ओमेगा इंटू ए, तो ओमेगा 1 इंटू A1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 इंटू A2। हमारे को पूछा A1 बाई A2, AQ बाई A, अच्छा AQ बाई, अच्छा A2 बाई AP A1 पूछा, A2 बाई A1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, ठीक। ओमेगा का फॉर्मूला मालूम है हमारे को, ओमेगा इज इक्वल्स टू √m/k होता, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ लो ओमेगा, तो A2 बाई A1 की जगह पे हम रख ले सकते हैं ये 1/2, A2 बाई A1 1/2, तो √K2 बाई K1, ठीक। ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K1 होता, तो अगर ऊपर में 1 है तो नीचे आता उसका 1, तो K2 बाई K1, √K2 बाई K1, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है देखो ये वाला, फ्रीक्वेंसी का ये क्वेश्चन हो गया क्या, हाफ हो गया, तो सी फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आ गए, ये 2-3 क्वेश्चंस रिपीट आ गए। चलो यहाँ पे खत्म हो गया, क्वेश्चन थोड़े मिसिंग है, एक सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आ गया, आगे पीछे क्वेश्चंस आ गए, वो भी करेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री का भी होता और बायोलॉजी का भी होता।